मुस्लिम दुनिया में एक नया सैन्य किला खड़ा करने का दावा, लेकिन हैरानी ये कि इस किले की दीवार के बाहर खड़े हैं खुद कई मुस्लिम देश। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का रक्षा समझौते को लेकर इसे इस्लामिक नाटो तक कहा जा रहा है। लेकिन अगर ये इतना बड़ा और ताकतवर गठबंधन है, तो फिर खाड़ी के बाकी मुस्लिम देश इसके साथ खुलकर क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? यूएई क्यों दूरी बनाकर चल रहा है? कतर क्यों अपनी अलग लाइन पर है? ओमान और कुवैत क्यों सावधानी से बढ़ रहे हैं? क्या उन्हें इस गठबंधन पर भरोसा नहीं? क्या ईरान का डर है? या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा कूटनीतिक खेल चल रहा है जो इस पूरे इस्लामिक नाटो की असली कमजोरी को उजागर कर रहा है? और यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन इस समझौते में शामिल हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन शामिल नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। अगर मुस्लिम देशों का इतना बड़ा सुरक्षा गठबंधन बन रहा है, तो खाड़ी के दूसरे ताकतवर देश अपनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्या उन्हें डर है कि इस गठबंधन में शामिल होते ही वे किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन सकते हैं? दरअसल खाड़ी के देशों के लिए सबसे बड़ा सवाल धर्म नहीं, राष्ट्रीय हित और सुरक्षा है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान सभी मुस्लिम देश हैं, लेकिन उनकी विदेश नीति एक जैसी नहीं है। किसी की प्राथमिकता ईरान से मुकाबला है, किसी की प्राथमिकता तनाव कम करना है, तो कोई अमेरिका के साथ अपने मौजूदा रक्षा संबंधों को कमजोर नहीं करना चाहता। अब जरा ईरान वाले एंगल को समझिए। अगर यह गठबंधन धीरे धीरे ईरान के खिलाफ एक सैन्य मोर्चे की तरह दिखाई देने लगा, तो क्या कतर, ओमान और कुवैत खुलकर इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या वे ईरान के साथ अपने रिश्ते दांव पर लगाएंगे? और अगर किसी दिन इस गठबंधन और ईरान के बीच सीधा टकराव हुआ, तो क्या सभी सदस्य देश वास्तव में एक दूसरे के लिए युद्ध में उतरेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिका है। खाड़ी में दशकों से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बनी हुई है। कई अरब देशों की सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी हथियारों, रक्षा सहयोग और सैन्य साझेदारी से जुड़ी है। ऐसे में अगर नया इस्लामिक नाटो बनता है, तो सवाल उठेगा, क्या यह अमेरिका का विकल्प होगा या अमेरिका के साथ चलेगा? और अगर कभी दोनों की रणनीति आमने सामने आ गई, तो खाड़ी के देश किस तरफ जाएंगे? फिर आते हैं तुर्की और पाकिस्तान। तुर्की नाटो का सदस्य है और अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय रणनीति रखता है। पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य ताकत है और सऊदी अरब के साथ उसके पुराने रक्षा संबंध हैं। लेकिन क्या इन तीनों के रणनीतिक हित इतने समान हैं कि वे लंबे समय तक एक साझा सैन्य कमांड और साझा युद्ध नीति चला सकें? क्योंकि गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन युद्ध के वक्त एक साथ खड़ा रहना सबसे मुश्किल परीक्षा होती है। और यही इस्लामिक नाटो की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या ये सिर्फ 3 देशों का रक्षा समझौता है, या धीरे धीरे मुस्लिम दुनिया का बड़ा सुरक्षा गठबंधन बनने की तैयारी? अगर बड़ा गठबंधन है, तो बाकी देश बाहर क्यों? और अगर वे बाहर हैं, तो क्या इसकी ताकत उतनी बड़ी है जितनी दिखाई दे रही है? कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही हो सकता है कि इस गठबंधन की ताकत उसके साथ खड़े देशों से कम और उससे दूरी बनाए रखने वाले देशों से ज्यादा समझ में आए। क्योंकि अगर खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश अलग अलग रणनीति पर चलते रहे, तो इस्लामिक नाटो के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया के भीतर मौजूद अलग अलग राष्ट्रीय हित होंगे। तो क्या मक्का रक्षा समझौता सच में मुस्लिम दुनिया का एक नया सैन्य ब्लॉक बनेगा, या फिर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की यह साझेदारी खाड़ी की अलग अलग रणनीतियों के बीच सीमित रह जाएगी? आखिर कौन साथ आएगा, कौन दूरी बनाएगा, और इस नए शक्ति समीकरण का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब चलते चलते कुछ सवाल नव भारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, आखिर इस कथित इस्लामिक नाटो से खुद मुस्लिम देश ही क्यों दूरी बनाए हुए हैं? वे वेट एंड वॉच की पोजीशन में हैं, या मक्का डिफेंस पैक्ट में तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की मौजूदगी उन्हें सदस्यता के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाने दे रही? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नव भारत टाइम्स।